हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज और स्पेशल फैक्ट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इसी क्रम में आज देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 215 है। देखिए, नए बच्चे जो हैं उनको बता दूं, चैनल पर प्लेलिस्ट है हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट की, सामान्य हिंदी टेस्ट और सामान्य अध्ययन जीएस की टेस्ट वाली। तो इन प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे एक साथ, इनको आप फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और साथ ही जो आजकल नई सीरीज़ मैंने शुरू किया आपके लिए, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, जीएस की क्लासेस उसमें आपको दी जा रही हैं, हिंदी और उत्तराखंड जीके की, और बहुत ही डेप्थ वाले फैक्ट आपको कराए जा रहे हैं, तो उसको आप स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। आज की पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोलता है आपका, राज्य की राजधानी देहरादून के पेयजल में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। कारण जो है इसका, देहरादून स्थित पहाड़ों में चूने की प्रधानता है। तो बताइए इनमें कौन सा आपका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा इसके आधार पे। तो देखिए यहाँ पे जो कथन दिया है, देहरादून का जो पानी है, अगर आप देहरादून में रहें तो आपको देखने को मिला होगा, देहरादून के पानी में चूना जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और साथ ही देहरादून में स्थित जो पहाड़ हैं वहाँ पर चूने की प्रधानता है, काफ़ी ज़्यादा लाइम स्टोन मिलते हैं देहरादून में। जो मंदारम क्षेत्र है वहाँ पर आपका उच्च कोटि का चूना भंडार पाया जाता है, तो इसलिए पानी में चूने की मात्रा रहती है हमेशा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की पुष्टि करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो एक तरफ हमारे स्थानीय शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया गया है, तो बताना है इनमें कौन सा गलत है। तो देखिए, गारा बनाना यानी कि बारीक पत्थर, ठीक है, गारा बोलते थे बारीक पत्थर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जाड़ का मतलब होता है आपका बड़ा पत्थर, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ढंगार का मतलब अनाज रखने का पात्र, ये आपका गलत हो जाएगा। डांग का मतलब भी होता है बड़ा पत्थर, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी है, देखिए, अनाज रखने का जो पात्र होता है ना उत्तराखंड में, इसको कहा जाता है भकार। अनाज रखने का जो पात्र होता है लकड़ी का, इसको भकार कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की आपको ध्यान रखना है। पत्थर के लिए देखिए, बड़ा पत्थर डांग है, बारीक पत्थर पीसे हुए जो है गारा होता है, बड़ा पत्थर जाड़ भी कहलाता है। पत्थर को स्थानीय भाषा में ढूंग भी कहा जाता है, ढूंग, ठीक है, ढूंग या ढूंगा, ढूंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला है, किस चंद शासक ने मुगलों का साथ देने के लिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में 4000 कुमाऊनी सैनिकों को भेजा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो देखिए, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, सबसे पहले इतिहास को आपने जानना होगा, इतिहास समझना बहुत आवश्यक है। तो जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उस समय मुगल शासक, यानी कि दिल्ली में जो शासक था, दिल्ली का जो उसमें शासक था या बादशाह था, इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। कौन था उसमें? शाह आलम द्वितीय। अब आपको पता है इतिहास में उत्तरवर्ती जितने भी मुगल शासक हुए, वो सभी नाम मात्र के शासक थे, कोई उनके पास इतनी पावर नहीं थी, साम्राज्य की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। और वास्तविक जो हमारी लड़ाई होती है पानीपत की तीसरी, वो अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और किसके बीच में था? मराठाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है, अब दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, इसने पैगाम भेजा कुमाऊं में, और पैगाम भेजा कि मराठों के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए सेना भेजा। यानी कि किसके साथ हो गया? तो शाह आलम द्वितीय उसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ था। तो इसने जब ये पैगाम यहाँ पर भेजा, तो तत्कालीन जो चंद शासक था दीपचंद, दीपचंद ने यहाँ से 4000 की कुमाऊनी सेना भेजी, यानी कि 4000 सैनिक यहाँ पे भेजे थे। और इसमें जो सेनापति बना के भेजा गया था, सेनापति का नाम था, कुमाऊनी जो सेना गई थी इसमें सेनापति का नाम था हरीराम। ठीक है, सेनापति हरीराम थे इसमें। और दूसरा इसमें देखिए आपका उप सेनापति बीरबल नेगी। उप सेनापति कौन था? बीरबल नेगी। ठीक है, बीरबल नेगी। तो इनके नेतृत्व में 4000 की सेना किसने भेजी थी? दीपचंद ने भेजी थी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट्स केव के नाम से प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट गुच्चू पानी किस जनपद में स्थित है? तो गुच्चू पानी देखिए बहुत ही पॉपुलर आपका एक टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ पर देखिए रॉबर्ट्स केव देखने को मिलते हैं, चोरों की गुफाएं कहा जाता है जिनको, है ना। और ये आपको देखने को मिलेगा देहरादून में, देहरादून गढ़ी कैंटी से जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, टपकेश्वर जो मंदिर है, टपकेश्वर मंदिर से आगे जब जाएंगे आप डाकरा से आगे को, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा रॉबर्ट्स केव। ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो असत्य कथन बताना है आपने, कौन सा इनमें असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा इनमें से असत्य कथन है। तो पहला देखिए, नवचंडी में मनसा देवी को दशम शक्ति बोला गया है, बिल्कुल सही है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। तो बांज वृक्ष जो है आपका, ठीक है, ओक ट्री जो होता है, इसको उत्तराखंड में हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड, बिल्कुल सही है। चौकोड़ी चाय बागान पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। चौकोड़ी जो है चाय बागान आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, और चौकोड़ी से आपका हिमालय का भी विहंगम दृश्य दिखता है। नैनीताल राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1890 को रखी गई थी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नैनीताल जो राजभवन था, इसकी नींव रखी गई थी 1897 में, 1897 में, ना कि 1890, ठीक है। 97 में इसकी नींव रखी गई थी, और 1897, इसके बाद नैनीताल राजभवन आपका तैयार हुआ था 1900 में, ठीक है। 27 अप्रैल 1897 आपको ध्यान रखना है, नींव डाली थी, और 1900 में पूरा हुआ। कई बार पूछता है कि किस शैली में बना हुआ है, तो नैनीताल राजभवन आपका गॉथिक शैली में बना हुआ है, वेस्टर्न जो हमारी शैली है, गॉथिक शैली, ठीक है। बर्मिंघम पैलेस है ना, जैसा इंग्लैंड का लंदन में, तो उसी की तर्ज पर ये बनाया है। बंकिंगम पैलेस, माफ कीजिएगा, नॉट बर्मिंघम, बंकिंघम पैलेस, बंकिंघम पैलेस की तर्ज पे बना है, ठीक है, जो कि लंदन में स्थित है। और गॉथिक शैली में बनाने वाले जो इसके आर्किटेक्चर थे, यानी कि डिज़ाइनर जो थे, तो दो लोग थे, एक का नाम था स्टीवंस, ठीक है। किसने डिज़ाइन बनाया था इसका, तो स्टीवंस और FOW ऑर्टिल, ठीक है। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था इस नैनीताल राजभवन को, ध्यान रखना है, क्लियर। और ये अंग्रेजी के ई आकार में बना है, ठीक है, जैसा अंग्रेजी का ई आकार होता है ना, तो इस ई आकार का जैसा दिखता है ये, अगर हवा से ऊपर से देखें तो, ड्रोन शॉट अगर हम देखें इसका तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। गहत को पीसकर बनाई जाने वाला गढ़वाल में प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है। तो जो गहत की दाल होती है ना गहत की, तो गहत की दाल को जब पीसा जाता है और पीस के इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट ये बनती है। और गहत की दाल को जो पीसा जाता है गढ़वाली में, इसको कहा जाता है, इस व्यंजन को आपका फाणू, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाणू कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए गढ़वाल क्षेत्र में हमारा ये तो होता है फाणू। गढ़वाल में देखिए आपका जब उड़द की दाल है, उड़द की दाल को जब पीस कर बनाया जाता है ना, उड़द की दाल, तो इसको चैसू या चैसवांगी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सोयाबीन की जो, सोयाबीन जिसको हम भट्ट बोलते हैं, भट्ट, सोयाबीन, काला भट्ट और वाइट वाला जो भट्ट होता है, सोयाबीन की जो दाल बनती है भून के, इसको चुड़कानी कहा जाता है। पत्यूड़ जो होता है, ये अरबी के पत्ते, अरबी जो होती है ना, अरबी के पत्तों को, ठीक है, अरबी के पत्तों को विशेष, जैसे पकौड़ी बनती है ना, उसी प्रकार अरबी के पत्तों को फ्राई करके पत्यूड़ बनता है, ठीक है। तो ये हमारी सभी उत्तराखंड की डिशेज़ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। चुड़कानी क्या होते हैं, चैसू या चैसवांगी क्या होते हैं, फाणू क्या होता है, पत्यूड़ क्या होता है, ठीक है। तो गहत को पीसकर जो गहत की दाल होती है उससे फाणू बनाया जाता है, सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सही है। देखिए सही है पूछ रहा है आपसे, सही युग्म इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है, बताइए। एक तरफ मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्थल दिए गए हैं जहाँ पे आयोजित होते हैं, ठीक है। तो श्रावणी मेला जौलजीबी गलत है, पहला वाला। पूर्णागिरि मेला अन्नपूर्णा शिखर पे आयोजित होता है, सही है। दनगल मेला नौठा, बिल्कुल गलत है। हरियाली पूरा मेला ठेला गांव, ये भी गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले सही, देखिए सही युग्म पूछ रहा है इसमें, तो सही युग्म में आते हैं। तो पूर्णागिरि जो मेला है ना, पूर्णागिरि मेला आपका कहाँ लगता है, ये टनकपुर में लगता है, चंपावत जनपद में। तो टनकपुर में जो हमारा अन्नपूर्णा शिखर है, इसी अन्नपूर्णा शिखर पर ही माता पूर्णागिरि का मंदिर है। पूर्णागिरि मंदिर इसी शिखर पर स्थित है। अब ट्रिकी क्वेश्चन बन गया देखिए, ठीक है। टनकपुर ने देखिए यहाँ पे अन्नपूर्णा शिखर दे दिया है, तो ऐसे ही एग्जामिनर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिटेल में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बाकी जो श्रावणी मेला है जौलजीबी में नहीं लगता, श्रावणी मेला लगता है जागेश्वर में, जागेश्वर अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा में पूरे सावन के माह में एक माह तक श्रावणी मेला लगता है, जागेश्वर धाम जो है हमारा। दनगल मेला जो है आपका नौठा में नहीं लगता, दनगल मेला आपका आयोजित होता है सतपुली, सतपुली में लगता है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। सतपुली पौड़ी में लगता है दनगल मेला। और हरियाली पूरा मेला, ये भी महत्वपूर्ण है, हरियाली पूरा मेला आपका लगता है कर्णप्रयाग के निकट नौटी गांव में, ठीक है, नौटी गांव। तो नौटी गांव में लगता है हरियाली पूरा मेला,
क्लियर। उत्तराखंड के प्रमुख मेले उत्सव मैंने वीडियो दिए है आपको, उसको सर्च करके आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, ऐसे तो क्वेश्चन बनाते हैं आजकल एग्जामिनर, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, आता हुआ क्वेश्चन फिर गलत होता है। चलिए, 8वां क्वेश्चन बोलता है, शकुंतला पुत्र भरत का जन्म मालिनी तट पर कण्वा आश्रम में हुआ था। कथन 1 है। कथन 2 है, कार्तिकेयपुर राजा भूदेव का शिलालेख बागेश्वर में प्राप्त हुआ था। कथन 3 है, कुमाऊं तराई का पुराना नाम 84 माल था। अब निम्न कथनों के आधार पर बताइए कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो पहला कथन देखिए आपका, शकुंतला का जो पुत्र था, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम स्थल रहा हमारा कण्वा आश्रम, यहीं पर उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, भरत। कार्तिकेयपुर राजा भूदेव जो है, इसका शिलालेख बागेश्वर में प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन, कुमाऊं तराई, जो कुमाऊं का तराई वाला एरिया था, तराई भाबर का एरिया था, उसको 84 माल कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि 84 कोस में वो फैला हुआ था, 84 कोस 84 योजन में फैला हुआ था वो। और यहाँ से आपका 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी, इसलिए इसको 9 लखा माल भी कहा जाता था, ठीक है। माल शब्द का ही मतलब तराई भाबर था, ध्यान रखना है आपने। तो 1 2 3 तीनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराजा प्रद्युमन शाह की पराजय का कारण इनमें से क्या नहीं था। देखिए, नहीं पूछ रहा है, तो आप सभी को पता है महाराजा जो प्रद्युमन शाह थे, उत्तरवर्ती पंवार शासन में हम देखते हैं कि ये अंतिम शासक थे, जो कि 1804 में खोड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था देहरादून में, खोड़बुड़ा युद्ध, तो खोड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे ये, ठीक है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे ना राजा, और गोरखाओं का शासन हो गया गढ़वाल में शुरू फिर। तो यहाँ पर कौन सा पराजय का कारण नहीं था पूछ रहा है। तो पहला देखिए आपका, राजकोष का शून्य होना, ये तो कारण था, ठीक है, ये तो सही है। मंत्रियों में फूट होना तथा तालमेल का अभाव, ये भी उसमें एक कारण था। हिमालयी राज्यों में राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था उसमें, ये भी एक कारण था। कुमाऊं गढ़वाल आपस में ही लड़ते रहते थे, है ना, सपोर्ट नहीं किया एक दूसरे का किसी ने, इसलिए गोरखाओं ने यहाँ पे राज कर लिया। लंढौर के राजा के साथ कूटनीति, तो लंढौर के राजा की कूटनीति एक कारण इनमें से नहीं है, क्योंकि लंढौर के राजा ने तो यहाँ पर साथ दिया था किसका, प्रद्युमन शाह का। प्रद्युमन शाह ने अपनी चल अचल संपत्तियां उसमें बेची थी गुज्जर राजा को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस शासक को अपनी चल अचल संपत्तियां बेची थी प्रद्युमन शाह ने, तो ये थे लंढौर के राजा, उसमें इनको बेची थी। तो इनसे अच्छे संबंध थे, ऐसा नहीं कि उनके साथ ही कूटनीति या राजनीति चल रही थी या लड़ाई चल रही थी। तो डी ऑप्शन जो था, ये प्रद्युमन शाह की पराजय का एक कारण नहीं था। रामदयाल गुज्जर उसमें आई थिंक किंग थे वहाँ के, लंढौर के। चलिए अगला देखिए, उपरोक्त घटनाओं को उनके असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं दी गई हैं आपको और उनको बताना है आपने कि किस वर्ष ये घटनाएं घटित हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए कब ये घटनाएं आपकी घटित हुई थी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, संगोली संगोली की शांति संधि कब हुई थी, तो संगोली की संधि आपकी 1815 में हुई थी और इसको मान्यता मिली थी 1816 में। पेशावर घटना कब हुई थी, तो ये आपका 1930 में हुई थी, ठीक है, 1930। रवाई की घटना कब हुई थी, देखिए पेशावर कांड आपका हुआ था 23 अप्रैल 1930। रवाई कांड आपका हुआ था मई 1930 में, ठीक है, मई 1930। गढ़वाल कुमाऊं में भीषण जो भूकंप आया था, कब आया था, 1803 में आया था, ठीक है, जिसने गढ़वाल कुमाऊं की कमर तोड़ दी थी। खासकर राजा प्रद्युमन शाह के पराजय का एक कारण ये भूकंप भी था, क्योंकि अपार जनधन की क्षति हुई थी। राजा इससे पहले स्थिति को संभाल पाते, तब तक गोरखाओं ने यहाँ पर अटैक कर लिया, इसी का फायदा उठा के। तो अब आप लगा लीजिए, ठीक है, ये चौथा होगा, पांचवा दिया है अभी, 4 होगा, क्योंकि 4 ही यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। उसके बाद फिर हमारी संगोली संधि 4 1 2 3, ठीक है, इसका सही क्रम हो जाएगा 4 1 2 3। अगला है, देखिए देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दोस्तों, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित पूरी टेस्ट सीरीज है, ऐसे ही क्वेश्चन आज की डेट में बन रहे हैं, ठीक है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सेशन स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल ये सेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। उत्तरांचल विधानसभा ने उत्तरांचल नाम परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश पर विधेयक 2006 को कब सहमति दी, तो उत्तराखंड विधानसभा ने जो ये आपका राष्ट्रपति के आदेश आया, इस पे उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक लाया गया था, तभी तो देखिए राज्य का नाम परिवर्तन हुआ ना। तो राज्य का जो नाम परिवर्तन विधेयक 2006 था, ये विधानसभा में लाया गया था 12 अक्टूबर 2006 को, यानी कि बी आंसर इसमें सही हो जाएगा,
बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमोदन के लिए, और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड राज्य का नाम क्या हो गया, उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड नाम कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2007 से हुआ था। इससे पहले यूए सीरीज चलती थी वाहनों पर, और 1 जनवरी के बाद यूके सीरीज हो गई। आज आप देखते हैं ना गाड़ी की नंबर प्लेट यूके से शुरू होती है। 26 दिसंबर 2006 को उत्तराखंड में परिसीमन किया गया, इसके तहत कितनी विधानसभा सीटें समाप्त की गई। देखिए उत्तराखंड में परिसीमन हुआ था, 2001 में भी परिसीमन हुआ, उसके बाद 2006 में परिसीमन किया गया, और इस परिसीमन के तहत उत्तराखंड विधानसभा की 6 सीटें कम हो गई। ठीक है, 6 सीटें समाप्त की गई। 70 की 70 सीटें तो रही, लेकिन मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, मर्जर होने की वजह से 6 सीटें कम हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 6 सीटें यहाँ पे कम हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन उत्तराखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष 2012 से 17 के मध्य रहे। निम्न में से बताना आपने कौन उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यक्ष थे 2012 से लेकर 17 तक। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, कब से कब तक कौन कौन उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रहा था, महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा इसको देख लीजिए। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो पहले हमारे अंतरिम जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत, प्रकाश पंत। ठीक है, उसके बाद जो पहली निर्वाचित विधानसभा आई 2002 से लेकर 7 तक, तो 2002 से लेकर 7 तक हमारा कौन रहा, यशपाल आर्य। ठीक है, यशपाल आर्य, कांग्रेस की सरकार आई तो यशपाल आर्य क्या बने थे, विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 2007 से लेकर आपका 2012 तक कौन अध्यक्ष बना था, तो इसमें अध्यक्ष बने थे हरवंश कपूर, हरबंश कपूर। ठीक है, आप सभी को पता है हरबंश कपूर कितना बड़ा नाम है, देहरादून में लगातार 7 बार विधायक रहे थे। इसके बाद बात करते हैं देखिए आपका 2012 से लेकर 2017 तक, जो कि एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 12 से 17 के मध्य कौन रहा था, तो 12 से 17 के मध्य रहे थे गोविंद सिंह कुंजवाल जी। ठीक है, ऑप्शन है 2012 से 17 तक गोविंद सिंह कुंजवाल रहे। इसके बाद देखिए जब 2017 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो 2017 से लेकर 2022 तक कौन रहा था, प्रेमचंद अग्रवाल। ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, पहाड़ियों के लिए अपशब्द निकाला जिन्होंने हाल में ही। और 2022 से लेकर अभी तक आप जानते हैं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी, और नाम है इनका क्या, रितु भूषण खंडूरी जी। ठीक है, तो इनका नाम है रितु खंडूरी भूषण। ठीक है, ये राज्य की पहली हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर, चलिए। तो गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे 12 से 17 तक, कांग्रेस के लीडर। उत्तराखंड में सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला वृक्ष देवदार, संदर्भ में इनमें से कौन सा तथ्य गलत है। तो देवदार वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। देवदार जो है भैया आपका, देवदार यानी कि जिसमें देवताओं का निवास है, देवदार का वृक्ष। अभी देखिए 6,000 देवदार कटने का जो मुद्दा है संसद में उठाया गया है ना, रोड बनाने के लिए कुछ भी कर रही है सरकार, और देवदार के 6,000 वृक्ष कटना मतलब बहुत बड़ी हानि होना, क्योंकि इसका अपना ही महत्व है जंगल में। कांतारा जो मूवी देखी आपने वही समझ लीजिए। अब देवदार जो है इसका वानस्पतिक नाम है सीडरस देवदारा, सीडरस देवदारा कहते हैं इसको। ठीक है, वानस्पतिक नाम। 3400 से 3900 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है वृक्ष, बिल्कुल सही है। महाकवि कालिदास ने इसको देवताका का वृक्ष कहा था। ठीक है, तो कालिदास जी ने इसको देवताओं का वृक्ष कहा था, बिल्कुल सही है, देवताओं का होगा, देवताओं का वृक्ष का, बिल्कुल सही है, देवता निवास करते तभी तो देवदार है। इसका तेल कमर और जोड़ों के दर्द में उपयोग होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सी वाला भी। उधमसिंह नगर जनपद में यह विस्तृत पैमाने में मिलता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए उधमसिंह नगर तो हमारा तराई का जनपद है, तो तराई में देवदार का वृक्ष नहीं होता, ये 3400 मीटर से 3900 मीटर की हाइट पर ही पाया जाता है। ठीक है, इससे नीचे ये वृक्ष पोषित नहीं हो पाता, तो डी इसमें जो है गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य में कितने जिलों में वन पंचायत अधिनियम लागू है, तो बताइए कितने जिले हैं राज्य में जहां पर वन पंचायत अधिनियम लागू है। तो आयोग ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, देखिए आपका उत्तराखंड में ना ये कम्युनिटी वाला जो हमारे वन होते हैं कौन से होते हैं,
वर्ग वर्ग पे आधारित वन, ठीक है, क्षेत्र पे आधारित, तो ये वन पंचायत होते हैं। वन पंचायत जो है मेनली आपका जो पहाड़ी जितने भी ज़िले हैं, तो पहाड़ी ज़िलों में वन पंचायत व्यापक तरीके से पाए जाते हैं। केवल उधमसिंह नगर और हरिद्वार जो है यहाँ पर हमारा वनों का जो कह सकते हैं, जो भी हमारे वन वगैरह हैं, तो प्रबंधन के तरीके यहाँ पे अलग हैं कुछ, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में। और बाकी बचे हुए 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम पूरी तरीके से लागू है, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पूर्णतः 11 जनपद हम मानेंगे इसमें, तो सी आंसर सही है। आसन कंजर्वेशन में प्रत्येक वर्ष कब यहाँ स्थित झील में प्रवासी पक्षियों के पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ होता है? तो आसन कंजर्वेशन जो है भैया आपका आसन बैराज, स्थापना कब हुई थी आसन बैराज की, ये भी पूछा आयोग ने एक बार। आसन बैराज स्थापित हुआ था आपका 1967 में, ठीक है। और ये है हमारा एक वेटलैंड, इसको वेटलैंड घोषित किया गया है, रामसर साइड में भी है ये वेटलैंड। और आसन कंजर्वेशन में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह से प्रवासी पक्षियों का आना आरंभ हो जाता है, तो अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसमें सही है, अक्टूबर में यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जो पॉपुलेशन आई उत्तराखंड की, टोटल पॉपुलेशन में उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 70,36,954, ठीक है। डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, 70,36,954। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इनमें से किस जगह पर उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी स्थित है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UREDA। अब समझ आ गया होगा आपको, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उरेडा की। तो उरेडा जो है, उरेडा का जो मुख्यालय है, पहले अल्मोड़ा में था ये, बाद में इसको स्थानांतरित किया गया कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। तो देहरादून के पटेल नगर में इसका मुख्यालय है, देहरादून का जो पटेल नगर है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है हमारा उरेडा। उरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2001 में उरेडा स्थापित हुआ था, ठीक है। तो राज्य में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनको प्रोत्साहित करने वाली शीर्ष संस्था है ये, ठीक है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किस व्यक्ति ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को पता है जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड किया गया। पेशावर जो प्लेस है, पेशावर उसमें अखंड भारत का हिस्सा था, और पेशावर में उस समय आंदोलन को लीड कर रहे थे हमारे कौन? अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है ना, और इनको भारत रत्न भी प्राप्त है सीमांत गांधी को। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खां, ये अपने साथियों के साथ पेशावर के किस्सा खानी मार्केट में, इनका एक संगठन था लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ती संगठन भी नहीं का था। तो ये लोग मार्च निकाल लेते, जैसे असहयोग में गांधी जी ने बोला, अपने हिसाब से सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहे। तो इनका आंदोलन किस्सा खानी बाजार से जा रहा था। ब्रिटिश जो उसमें अधिकारी था, उसने गढ़वाली सैनिकों की टुकड़ी थी वहाँ पर, उनको ऑर्डर दिया कि गढ़वाली फायर करो। तो वहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने बोला भाई हम अपने भाइयों पे गोली नहीं चलाएंगे, और चंद्र सिंह गढ़वाली ने बोला गढ़वालियों सीज फायर। और ये घटना है 23 अप्रैल 1930 की, 23 अप्रैल 1930, और भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में घटना दर्ज हो गई, ठीक है। और गांधी जी का स्टेटमेंट भी आता है यहाँ पे कि अगर मुझे एक चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कब का आज़ाद हो जाता। तो चंद्र सिंह गढ़वाली इसके हीरो थे, चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पूरे देश में पॉपुलर हो गए, और इनसे प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाया गया। और ये घोषणा की थी उसमें जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने। सी आंसर इसका सही है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की नींव डालने वाली मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की मीराबेन ने 1948 में पशुलोक की स्थापना की। मीराबेन या इनको मीरा बहन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मीरा बहन जो थी, इनका जन्म हुआ था 1882 में, 1882 में। कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में। अंग्रेज थी, लंदन में पैदा हुई थी 1882 में, लेकिन कैबिनेट सचिव के पद पे भी इन्होंने काम किया था वहाँ पर। और देखिए
गांधी जी को पत्र लिखा इन्होंने और भारत आ गई। तो जैसे भारत आई गांधी जी के सानिध्य में, गांधी जी ने ही इनको नाम दिया था मीराबेन का। ठीक है, मीराबेन इनको गांधी जी ने नाम दिया। गुजरात में बहन को बेन बोलते हैं। ठीक है, मीराबेन, तो मीरा बहन इनका वास्तविक नाम है। तो गांधी जी ने इनको मीराबेन नाम दिया। 1944 के आसपास ये उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं। 1944 के आसपास उत्तराखंड में आती हैं ये। और उत्तराखंड में आकर हरिद्वार रुड़की के मध्य मूलदासपुर में एक गांव है, वहाँ पर इन्होंने एक किसान आश्रम की भी स्थापना की। ठीक है, वहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला, गौशाला खोली, खादी वस्त्र का उत्पादन यहाँ पे शुरू करवाया था इन्होंने। और उसके बाद 1948 जब देश आज़ाद हो गया तो ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की नींव डाली इन्होंने। पशुलोक आश्रम की नींव डालने के साथ साथ इन्होंने एक गांव बसाया यहाँ पे ऋषिकेश में, बापू ग्राम। बापू ग्राम भी इन्होंने ही बसाया था, मीरा बहन ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और और भी मतलब बहुत जगह पे रही है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी, टिहरी वगैरह भी इन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है, अब जो इनका वास्तविक नाम की बात आ रही तो इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मीरा बहन का जो वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड था। ऐसे कैथरीन हेलीमन थी जिनको कहा जाता था उत्तराखंड में सरला बहन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, सरला बेन। तो सरला बहन का वास्तविक नाम था कैथरीन हेलीमन और मीरा बहन का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 215 और उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसी ही टेस्ट सीरीज चाहिए तो एप्लीकेशन स्टोर पर विजिट कीजिए और वहाँ पर 50 एवरग्रीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल हैं और 1 साल की वैलिडिटी के साथ हैं। तो उस कोर्स को आप अवश्य इनरोल कीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है टेस्ट सीरीज बनाने में और आयोग के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाना आजकल बहुत ही मतलब कठिन काम हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो गया है। तो जितने भी टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं उनको आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।